अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इफ्तिखार शिराज़ी और आज की ख़ुसूसी नशिस्त में हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान में अदब के हवाले से एक बड़ी कदावर शख्सियत जिन्होंने मुख्तसरा कौमी ज़बान या फिर अकादमी अदबियात इस तरह के इदारों की सरबराही की है बरसा बरस। और इसके अलावा फ़न अदब में हम कह सकते हैं कि उन्होंने बड़ा एक कमाल लिटरेचर प्रोड्यूस किया है जिनको दौर हाज़िर में भी सराहा जा रहा है और आने वाले वक्तों में भी यकीनी तौर पे उनका जो कलाम है वो ज़िंदा रहेगा और आने वाली नस्लें भी उससे मुस्तफ़ीद होती रहेंगी। रियासत पाकिस्तान ने भी उनके इस फ़न को और उनकी इस कमाल एबिलिटी को सराहा है और हिलाल इम्तियाज़, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जैसे बड़े एज़ाज़ात से उनको नवाजा गया है। जी नाज़रीन, आज के दिन हमारी मेहमान शख्सियत हैं इफ्तिखार आरिफ साहब। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और क्योंकि आज ईद का दिन है तो हम चाहेंगे कि लोग कुछ इस तरह की बातें सुने जिसमें आपके माजी और किस तरह आपने स्ट्रगल की, आपका बचपना कैसे गुज़रा, कैसे अदब की तरफ आपका लगाव हुआ, इस बारे में जानना चाह रहे हैं। तो सर शुरू करते हैं, थोड़ा सा बचपने से शुरू करते हैं। कैसे गुज़रा आपका और ईदें आपकी कैसे हुआ करती थी? ऐसा ईद का मौका है तो बहुत सी चीज़ें याद आती हैं और हमारी उम्र के लोगों को जो बचपन याद आता है और बचपन में अपने वालिदैन याद आते हैं और ज़ाहिर है कि और अपने साथ के दोस्त याद आते हैं। अक्सर लोग उसमें से नहीं होते, उनकी याद आती है और जो दूर होते हैं वो याद आते हैं। तो बकरीद या ईद की जो खुशियाँ होती हैं ये ज़ाहिर है मकाम शुक्र है और अल्लाह की तरफ से ये दो खुशियाँ हमें अता की गई हैं और दोनों खुशियाँ शुक्र की हैं। एक शुक्र की इस हज की खुशी की कुर्बानी है और सुन्नत इब्राहीमी की कुर्बानी है और दूसरी पहली रमज़ान के रोज़ों की जी बिल्कुल की ईद है। तो ये जो है ये हमारे यहाँ ये दो बुनियादी ईदें हैं जो असल में ईदें दो ही हैं। जी वो ये दो ईदें हैं और हमें तो और लोगों के मुकाबले में सबके अपने अपने त्यौहार होते हैं, अपनी अपनी बिल्कुल हर मज़हब में अपने तक़रीबात होती हैं, उनके रसूम होते हैं। हमारे यहाँ तो ये जो नमाज और कुर्बानी और ईसार और इसलिए कि इसमें शरीक करना, खुशियों में शरीक करना, जैसे ईद की खुशियों में शरीक करना, ये हमारा बुनियादी किस्सा है। और जो पूरा वाक़या है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का और हज़रत इस्माईल का, वो पूरे का पूरा वाक़या जो है वो एक तरह से अल्लाह से किए हुए वादे को वफ़ा करना और अल्लाह के लिए अल्लाह की राह में इताअत खुदाबंदी सर एक तरह से। जी हाँ, सबमिशन टू गॉड इन फैक्ट है कि आप खुदा की रज़ा में आपको राज़ी होना चाहिए, राज़ी होना। अल्लाह ने उनको नवाजा और यकीनी तौर पे उसको। तो कुछ बताइए सर, बचपन में कितनी कोई फेस्टिविटी हुआ करती थी यकीनी तौर पे? हाँ, बचपन में जो मैं अर्ज़ करूँ कि हमारे यहाँ यानी मैं लखनऊ में रहता था और अपने वालिद के यहाँ जिस ज़माने में था तो उस ज़माने में कई यानी जानवर लाए जाते थे। सही। और तो गलियों में घुमाना, उनको रंग करना और बाकी चीज़ें करना, सब कुछ होता था। हार, अच्छा हार डालना। अच्छा। और यानी मैं और मेरी फूफी के बेटे मेरे साथ थे। अच्छा। और उनके भाई, मैं अकेला था अपनी वालिदा से। अच्छा। तो फिर मेरे जो बड़े भाई जो थे, फूफी के जो बेटे थे, वो हमें, हमारे हनीफ नाम था उनका। अच्छा। वो हमारे लीडर होते थे और हम उनके पीछे पीछे होते थे। सामने हमारे घर के अच्छा खासा इलाका था, उसमें अच्छा मैदान सा था। मैदान था, उधर घर थे, मगर ये हमारा इलाका था, इसमें हमारी ज़मीन थी। सही। तो उसमें हमारे इस तरफ को तो घोड़े वगैरह बंधे होते थे और एक दो हमारे यहाँ तांगा था। तो वो गाड़ी तो थी नहीं, तांगे उस ज़माने में तांगा था और
वो बंधा हुआ होता था और एक आध भैंस फली हुई होती थी, वो होती, मगर बकरे लाए जाते थे सही। और उसे घुमाया जाता था और जाहिर है कि घंटियाँ भी बंधी होती थी। हाँ मगर मैंने, आप यकीन कीजिएगा कि यानी ऐसी बात कह रहा हूँ जो शायद नहीं कहने की है, मगर मैं कह रहा हूँ जी। और वो ये है कि मुझे बुलाया जाता था तो मैं कुर्बानी के लिए आता नहीं था। अच्छा, यानी गोया वो कि जो वो जानवर मैंने, वो मंजर नहीं देखा जा सकता जी हाँ, नहीं, वो मैंने जानवर जो मैंने जिसको घुमाया फिराया होता था उसको मैं देख नहीं सकता ओ था। हो। अच्छा, और मुझे घर से औरतें जो थी, मेरी फूफी और मेरी दादी, और डांट के और बाहर भेजती थी। और मेरे वालिद शफ़क़त फरमाते थे तो वो नहीं कहते थे कुछ भी, लेकिन वो कहते अच्छा ऐसा करो तुम आकर हाथ रख लो, भाई के हाथ पे हाथ रख लो। सही। तो जो मेरे भाई थे वो मेरे उनके हाथ पे हाथ रख लें, हाथ रख लेते थे और इधर कर लेते थे हाथ। तो बचपन से बड़ी हसास तबीयत है। हसास करिए, सभी बच्चे कुछ लोग होते हैं, यकीनन रोते हैं और बस सही है। अब मैं सोचता हूँ कि ये बिल्कुल दुरुस्त होता है जज्बा, इसलिए कि जिस जानवर को, और देखिए अल्लाह सुब्हान ताला की मर्ज़ी तो यही थी कि जो आपको बहुत प्यारा हो उसकी कुर्बानी करें। यही हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो थे, यानी एक जवान बच्चे की कुर्बानी करना। तो इनफैक्ट कभी ऐसा भी हुआ कि जानवर भाग गया और बड़ी डांट पड़ी है? जी हाँ, ये सब हम लोग, क्योंकि देखिए वहाँ छोटी छोटी गलियाँ होती थी जी, उसमें फर्ज कीजिए इधर से भागा तो उधर से पकड़ लिया है, ऐसा था, कोई ज़्यादा भागने की गुंजाइश उसकी नहीं थी। और हमने चोरियों वोरियों का नहीं सुना जानवर के उस ज़माने में, कम से कम ये नहीं था, बिल्कुल ऐसे नहीं था। जी हाँ, और ऐसा तो नहीं था कि चोर उस ज़माने में नहीं थे, मगर कोई कुर्बानी के जानवर की चोरी शाज़ो नादिर कभी ये ज़रूर होता था कि जैसे कोई रस्सी तोड़ा के किसी का जानवर भाग गया या कुछ ऐसे। सही। तो इनफैक्ट और सवेरे सवेरे जो किस्सा ईद की नमाज का होता था वहाँ जाते थे। अच्छा। और आम तौर पर ईद की नमाज के बाद वहीं से ईदगाह से हमारे वालिद जो थे वो हम दोनों भाई जो हमारी फूफी के बेटे और हम, सही, और वालिद साहब हमारे, तो हम लोग चले जाते थे अपने कब्रिस्तान। अच्छा। जी हाँ, जो अब वो लफ्ज़ मुझे जो सही है वो मैं कहूँ, वो उसको कहते थे कि कुछ हरावल कहते थे। वो मुझे बाद में ऐसे ख्याल आया कि शायद वो इस निस्बत से कहते हैं कि जो लश्कर में जो आगे दस्ता जाता है उसको हरावल कहते। तो उस कब्रिस्तान के हिस्से को भी हरावल कहते थे जहाँ हमारे लोग, यानी हमसे पहले जाने वाले जो लोग हैं वहाँ पहुँचे हुए हैं। अच्छा। तो हमारे वालिद यानी हमारे दादा और हमारे चचा और यानी ऐसे जो हमारे अजीज़ थे जो पहले गुजर गए, जी हाँ, हमारे जो रुखसत हो गए उनके लिए कब्रिस्तान में फातिहा करके फिर घर आते थे, तो फिर कुर्बानी वगैरह से। सही। और कोई ख़ास डिशेस बना करती थी और खाने पीने के भी शौकीन थे? जी, उस ज़माने में जो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जितना आजकल होता है ना, ये सब किस्सा नहीं होता था, कोई सादगी थी बड़ी। जी हाँ, यानी आम तौर पर जो जैसे गोश्त वगैरह था वो तकसीम किया जाता था और डीप फ्रीज़र की ज़रूरत नहीं बनाया जाता था। जी नहीं, उस ज़माने में हमारे यहाँ तो, ये मेरे यहाँ तो नहीं था। नहीं थे, बिल्कुल। वो एक चीज़ थी जिसे हम कहते थे नेमत खाना कहते थे, उसमें चीज़ें रखी जाती थी, लेकिन ऐसी चीज़ें यानी कोई उसको समझिए कोई महफूज करने का कोई करीना नहीं था। यानी आम तौर पर तो सारी चीज़ जो थी वो तकसीम ही हो जाती थी और कोई यानी वहम क़यास में भी नहीं होता था कि इसको महफूज करना है। यानी हमारी एक बहन थी, हमारी फूफी की बेटी, वो हमसे बड़ी थी, यानी जैसे उनकी ससुराल चला गया, अब वो अच्छी चीज़ें जो थी वो ऐसे रिश्तेदारों में भेज दी जाती थी और घर में रखने के लिए जैसे आम तौर पर जो गोश्त होता था वो घर में पकने के लिए वो होता था, कोई ख़ास उसका
एहतमाम नहीं होता था। सही। एक थोड़ा सा ब्रेक नाज़रीन लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़े मज़े की गुफ्तगू है फ़खर आरिफ साहब के साथ जारी रहेगी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। कुछ जानना चाहेंगे कोई बचपन के ख़ास दोस्त जिनसे फिर कभी मुलाकात ना हुई, आज भी आपकी याददाश्तों में कहीं है कि काश जी कहीं मुलाकात जी, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जो मसलन हम सुनते थे, अब हमें पहले इसका ख्याल नहीं था। हम ये देखते थे, अपने बुज़ुर्गों को देखते थे तो हम ये देखते थे कि उनको अपने बचपन की सब बातें याद आती हैं और जो कल की बात है वो भूल जाते हैं, फरामोश हो जाती है। अब हम उस मंजिल में आए हैं तो हमें भी ये लगता है कि जैसे सब बातें बचपन की याद आती हैं। अच्छा, जब आप मुड़ के देखते हैं तो बाज़ औक़ात आपको ख़्याल आता है कि ये बातें आपको याद थीं। ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपने अपने वालिदैन के सामने की होती हैं, घर वालों के सामने की होती हैं। जब आप बड़े होते हैं वो आपको बताते हैं कि ये बात आपको आपने की थी और ये बात आपने की थी या आपने की थी, फिर आपको याद रहती है वो बात। ये मेरे कान के इस तरफ एक निशान है। सही। जी हाँ, अब मेरे महल्ले में एक बाढ़ करने वाले रहते थे और उनका नाम था सरजू। वो हमारे साथ पढ़ते भी थे, लेकिन उनके जो वालिदैन थे वो चाकू पर और छुरी पर बाढ़ रखते थे और कैंचियों पर, तो वो काम करते थे, वो बाहर भी जाते थे, मगर दुकान भी उनकी थी। तो एक दिन वो मुझे कहने लगा कि भैया आओ मैं तुम्हारी शेव कर दूँ। तो मैंने कहा हाँ कर दो, और उससे मेरा कान काट दिया। ओहो, क्या उम्र थी वो? बहुत ही छोटा होगा मुझे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 बरस का होगा। अच्छा, ये निशान आज तक उसका पड़ा हुआ है। और बहुत दिनों के बाद, यानी समझिए 20-22 साल के बाद जब मैं पहली दफ़ा घर लखनऊ गया तो हमारी वालिदा ने उनको कहलवा भेजा, तो अब वो नहीं थे, चले गए थे कहीं देहात वगैरह कहीं। मगर उनको ढूंढ के लाया गया और मैंने कहलवाया कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अच्छा, तो उसको लाया गया। इसी तरीक़े से मेरे बहुत से दोस्त थे जो हमारे साथ पढ़ते थे और उनमें से बाज़ लोग जो थे, ये जो जिन्हें आप धोबी कहते हैं, जी जी, यानी कपड़े वगैरह धोने वाले, जी जी बिल्कुल, वो हमारे सामने के अहाते में रहते थे। अच्छा, मजीद और रशीद के सब। अच्छा, बाद में उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया और वो अपने वालिदैन के साथ उस काम में लग गए। सही। तो सुबह को लादी उसको कहते थे, लादी लेकर दरियाए गोमती की तरफ जाते थे और शाम को कपड़े सुखा के लाते थे और उसके बाद रात गए तक उस पर गोया इस्त्री वगैरह करके और तकसील कर देते थे, जिनके उनको दे दिया। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा कपड़े, तो हम जब अपने नाना के यहाँ आए तो हमारे यहाँ हालात कमज़ोर थे। सही। मगर मैंने कभी भी दागदार कपड़ा नहीं पहना। उसका सबब ये था कि वो जो जैसे वो आवाज़ देते थे, भैया कपड़े फेंको, तो मेरे दीवार के उधर था, तो मैं कपड़े गोला बना के अच्छा फेंका करते, उधर फेंक देता था। सुबह को ले जाते थे, शाम में मुझे कपड़े मिल जाते, इस्त्री हुए मिल जाते। अच्छा, अब वो सब बच्चे बड़े बड़े हो गए और हमारे साथी थे तो सब बड़े बड़े हो गए, उनके बच्चे हो गए, उनकी बीवियाँ हो गई और सब माशाल्लाह। तो अब क्या होता है कि हमारे घर के सामने हमारे अजीज़ों में जो गरीब लोग थे वो रहते थे, सही, जिनके यहाँ पढ़ने लिखने का चलन नहीं था। सही। तो मैं उन बच्चों को जमा करके और पढ़ाता था। कुछ अच्छा, जो भी थोड़े बहुत पैसे मेरे पास होते तो मैं उसकी किताबें भी लेके दिया। अच्छा, फिर क्या होता था कि फिर उनके जो वालिदैन थे वो खुद उसका बंदोबस्त करते थे कि जो अच्छा कि ये अच्छा इसलिए कि मेरी कोई आमदनी तो थी नहीं। सही। यानी मुझे जो घर का खर्च मिलता था जेब का, उसी में से आप मैनेज किया करते थे। तो
तो फिर वो उनके जो वालिदैन थे वो करते थे बंदोबस्त। उनमें से कुछ बच्चे पढ़ गए। अच्छा। और माशाल्लाह अच्छी अच्छी जगह पे हैं। अच्छा, नौकरी हमें अच्छे लगे बहुत कोई। अच्छा, अब क्या होता है कि आपको खुशी की बहुत सी चीज़ें आप फरामोश कर जाते हैं। सही। मगर जो गम के लम्हात होते हैं वो याद रहते हैं। एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे अदब की, इस तरफ कैसे उनका रुझान हुआ, कैसे फिर ये मंजिल जो बड़ी मंजिल थी और इतना प्रोमिनेंट होना कैसे तय की। फिर खुश आमदीद। इफ्तिखार साहब, कुछ बताइए, ये अदब की तरफ आना क्रिएटिव काम है, बड़ा सोचने वाला काम है, पढ़ने वाला काम है, इस तरफ कैसे माइल हुए? शेख साहब, बचपन से कुछ मेरा ऐसा था कि स्कूल में बैतबाजी होती थी। अच्छा, बैतबाजी बिल्कुल हुआ तो बैतबाजी में मैं हमेशा जाता था और बहुत नुमाया रहता था। और मेरे जो नाना थे वो मुझको निशान लगा कर दिया करते थे, अलिफ, ये, बे, दाल, शेर। अच्छा। और वो मैं याद कर लेता था। हाफजा मेरा बहुत अच्छा था और जाता था और जीत जाता था। तो मुझे बेशुमार शेर याद थे। अब जब मैं बड़ा होने लगा तो मैं जैसे तुकबंदी करते हैं ऐसे तुकबंदी करने लगा। अच्छा। तो स्कूल में, कॉलेज में मेरी एक गज़ल छपी हुई है एक मैगज़ीन में, उसमें लिखा हुआ है इफ्तिखार हुसैन आरिफ तालिब इल्म दर्जा हफ्तुम। अच्छा। तो यानी जब से मैं शेर दर्जा हफ्तुम। अच्छा, वहाँ से तुकबंदी में कर लेता जमात में। फिर जब मैं कॉलेज में गया तब वहाँ मैंने एक आध जैसे सही स्कूल के मुशायरे होते हैं उसमें जैसे बच्चे पढ़ते हैं ऐसे। फिर जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो मैंने शरारत में जैसे अपने क्लास की के असातिज़ा के बारे में, अपने क्लास की लड़कियों के बारे में, अपने क्लास के दोस्तों के बारे में शेर लिखे। और मुझको बात चीज़ें याद नहीं थी। अच्छा। तो कभी कभी मुझे पुराने दोस्त जब याद दिलाते हैं कि आपका वो शेर मुझे अभी तक याद है, महफूज किया हुआ। अच्छा। तो अच्छा लगता है। अच्छा, उसके बाद जब मैं पाकिस्तान आया तो मैंने मुलाजमत के सिलसिले में मसरूफ़ था तो लग गया रेडियो पाकिस्तान जाने लगा। अच्छा। तो रेडियो पाकिस्तान में मुझे ऐसे लोग मिले जैसे सलीम अहमद साहब, अजीज़ हामिद मदनी साहब, कमर जमील साहब, अहमद हमदानी साहब और यावर मेरी साहब हमें ले गए थे। तो वहाँ शेर की महफिलें होती थी और हमारे नौजवानी के दोस्तों में नसीर तुराबी और ख्वाजा रज़ी हैदर और उमर शरीफ, यूनुस शरर मरहूम, ये हम लोग एक होटल था अल हसन कैफ़े, अच्छा, उसमें बैठते थे और अच्छा, सब शेर कहते थे। अच्छा। लेकिन जैसे ऐसे होता है कि 2 गज़लें कह ली, 2 शेर कह लिए ऐसे। अच्छा। मगर फिर जब हम टीवी में आए तो कुछ चीज़ें हमारी गा दी गई। हाँ, गा दी गई, बिल्कुल। जी हाँ, वो और बस वो उससे फिर आप प्रोमिनेंट हो गए, पूरी दुनिया को पता चल गया जो अदब से तीरा शबों का साथी हो, वो गादी नूरजहाँ, मैडम नूरजहाँ ने। और होने को तो क्या हुआ नहीं है वो मलका मौसीकी ने, रोशना बेगम ने गा दी। अच्छा, फिर खुद मैंने एक नज़्म पढ़ी 12वां खिलाड़ी, वो बहुत तो हिमायत अली शायर मरहूम और सुरूर बाराबंकी और अथर नफीस, ये मेरे सब सीनियर थे, उबैदुल्लाह हलीम। तो ये लोग मुझे घेर घेर के मुशायरे में ले जाते थे और जैसे पेशरो के तौर पर सही मुझे पढ़वा देते थे। अच्छा। तो कुछ मुशायरों से टीवी की शोहरत मेरी कसौटी की हो गई हुई थी। जी जी। तो उससे ज़रा मुझे एक कसौटी की तरफ तो बाद में आएंगे, लेकिन अगेन अच्छे अशार कहने वाला हो और अशार कहने वाला ख़ुद बड़ा खूबसूरत हो, अगरचे हर कोई से मुतासर होते हैं लेकिन ख़वातीन बड़ी मुतासर होती हैं। तो कुछ ऐसी भी थी कि जो इफ्तिखार आरिफ के कलाम की और इफ्तिखार आरिफ की गर्विदा हो गई हों? सब फुर्सत नहीं मिली कभी। अच्छा। जी हाँ, इसलिए कि ये जो हम लोग होते हैं ना, दस्तक तो हुई होगी, दस्तक तो हुई होगी। जी हाँ, ये तो होता है ये तो होता है। मुझे एक दफ़ा किसी ने पूछा, अच्छा, टीवी पर किसी ने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा देखिए ऐसे है, अब मेरी उम्र उस वक्त 70 बरस की हो गई, तो कम से कम 70 बरस की तो वो भी होंगी,
तो नाना नानी नानी होंगी, दादी होंगी। अब उनका क्या जिक्र। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो लोग अदब नहीं करते वो मोहब्बत नहीं कर सकते। गोया कि मोहब्बत के लिए लाजिम है कि आप अदब से भी अदब करें। जी हाँ, अदब पहला करीना है। वाह। और जो वो कैसे आप रुस्वा थोड़ी करते हैं अपने साथी को। क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो ये कसौटी की तरफ आना और फिर ये पहेलियां बूझना जब हम रेडियो मुश्किल काम था। जहाँ रेडियो पाकिस्तान में थे तो उबैदुल्ला बेग साहब और कुरैशपुर साहब वहाँ थे, मशहूद अहमद साहब जी, ये लोग फारिग औकात में ये करते थे। इतनी देर में हम भी आ गए हम भी उसमें शामिल हो गए। अच्छा, बाद में सलीम गिलानी साहब हमारे एक बुज़ुर्ग होते, रेडियो पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल हुए बाद में, वो हमारे हेड होके आए, डायरेक्टर एक्सटर्नल पब्लिक कहलाता था उस। जी 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 जी, बिल्कुल ऐसे, बैरूनी नशियात का जो शो, बिल्कुल ऐसे वो तो, भी है। तो वो मुझे वो हम में शामिल हो गए। अच्छा। और इतनी देर में मुल्क में आ गया टीवी। तो सलीम गिलानी साहब हमें लेकर असलम अजहर साहब पास गए कि हमारे यहाँ 3 लड़के हैं। अच्छा। वो ये करते रहते हैं। असलम अजहर साहब ने हमें बुलाया और हमारा इम्तिहान लिया। 10 सवाल हमसे पूछे गए। अच्छा। और 7 सवालों के जवाब हमने दिए। उनका परसों से आपका प्रोग्राम है, कमाल शुरू हो गया। और फिर वो देखिए कितने बरस चला। बड़ा एक उसने अपना एक नाम पैदा किया और आज भी लोगों को याद है कि पिछली जनरेशन, उससे भी पिछली जनरेशन का था, लेकिन आज की जनरेशन भी उसको जानती है। तो एक छोटा सा ब्रेक के लिए मुझे फिर कहा जाए, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद आएंगे तो कुछ वो तसनीफ़ात, इनकी वो किताबें जिनको इन्होंने लिखा और फिर आज भी लोग उनको पढ़ते हैं और आने वाले वक्त में भी पढ़ा जाएगा, उसके हवाले से ज़रूर बात करेंगे नाज़रीन। छोटे से ब्रेक के। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। कुछ सर अपनी किताबों के बारे में, और यकीनी तौर पे वो कहता है ना कि औलाद सारी की सारी अच्छी लगती है वालिद वालदैन को, लेकिन कुछ किताबें तो ऐसी होंगी कि जो लगता है कि आपको लगेगा कि सबसे बेहतरीन किताब है। जी देखिए, कोई मैं तो ज़्यादा लिखा नहीं है और हमेशा से मेरा ये ख्याल ये था कि आदमी बस जो हो सका वो मैंने लिखा, और कम लिखना या ज़्यादा लिखना जो है वो मेयार नहीं होता। मेयार ये होता है कि आपने कैसा लिखा है, वगैरह नहीं कि बहुत से लोग बहुत लिखते हैं और बहुत ख़राब लिखते हैं और अच्छा भी लिखते हैं, और ऐसे ही बहुत से लोग बहुत कम लिखते हैं और बहुत ख़राब लिखते हैं। कहते हैं गालिब ने बहुत कम लिखा लेकिन कमाल लिखा। अल्लाह सुब्हान तआला का बहुत मुझ पर करम रहा। और देखिए, 55 साल से मैं आपके सामने हूँ, तो बहुत कम ऐसा होता है कि आदमी सस्टेन करे। और अब आखिरी किताब तो मेरी इसी साल आई, बाग़े गुल सुर्ख, ये जो जी बिल्कुल ये हमारे सामने पड़ी हुई है, बिल्कुल मौजूद है। तो पहली किताब आई थी तो मैंने बहुत पहले मैंने लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन मुझको खौफ आता था। किस बात का? इसलिए कि भाई मैंने एक तो ये कि बहुत जो थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था तो ख्याल होता था कि देखिए ये तो इतने बड़े बड़े शायर हो चुके हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो मैंने अस्करी साहब का एक जुमला पढ़ा कि भाई हिमालय पहाड़ भी बुलंद है और ऊंट भी बुलंद है। तो है नहीं, तो सबकी अपनी अपनी बुलंदी है, अपनी अपनी मंजिल है। तो आप अपना लिखिए, आपको क्या है इससे, क्या आप अपने हिस्से की जगह मिल जाएगी आपको, अपनी हैसियत औकात से लिखिए। अच्छा, वाह। अब वो हमने जनाब लिखना शुरू किया, मगर हमसे पहले हमारे जो बड़े थे अथर नफीस, उनकी किताब बहुत देर से आई मगर आ गई। तो जब शाया हुई कलाम तो बड़ी माशाल्लाह उनकी शुरू। अच्छा, इसी तरीके से जो हमारे रसा चुगताई साहब, हमारे रसा भाई थे, उनकी भी किताब बहुत देर से आई लेकिन आई। या रज़ी अख्तर शौक़ साहब की किताब बहुत देर से आई, कमर जमील साहब की किताब बहुत देर से आई, और सबसे ज़्यादा जो इसमें हमारे कमाल किया वो जॉन एलिया, 60 बरस की उम्र में उनका मजमूआ छपा शायद जो है। तो मुझे भी बड़ा खौफ था, मगर जब मैं 40 बरस का था
तो मेरी किताब आ गई। पहली किताब? जी हाँ, पहली किताब मेरे दुनीम शाया हुई। अच्छा, मेरे दुनीम कराची से भी शाया हुई, लंदन से भी शाया हुई और दिल्ली से भी शाया हुई और अच्छा। उसका बड़ा चर्चा हुआ। मैं लंदन में रहता था तो लंदन में उसकी किताब की रुनुमाई हुई तो उसमें फैसा तशरीफ़ लाए बैरूत से और मुश्ताक अहमद यूनुसी साहब थे और शोहरत बुखारी साहब थे, रायल फसल थे, उसमें कोई इन्होंने मज़ामीन पढ़े, रज़ाली आबदी थे और जो यहाँ सदारत की लाहौर में तो हमारे बड़े उन्होंने सदारत फरमाई, इंतज़ार हुसैन साहब और किशोर नाहीद और मसूद अशर साहब, असगर नदीम सैयद, ये लोग तशरीफ़ लाए। और कराची जब उसकी रुनुमाई हुई तो सिफ्त हसन साहब ने उसकी सदारत फरमाई, तो बहुत ही, जिसे आप कहिए कि बहुत धूम धड़का रहा। तो सबसे अच्छी किताब दिल के करीब कौन सी इफ्तिखार आरिफ की? मेरे अपनी किताब जी, अपनी किताबों में ये जो मेरी ताज़ा किताब है, ये मुझे किसी और सबब से अच्छी लगती है। हाँ जी हाँ। वो सबब पोशीदा रहेगा? नहीं, वो मैं बयास करता हूँ। मेरा ये ख्याल है शियाई साहब के जो आपके वजूद में, जैसे मैं हूँ, मैं आलम इंसानियत का एक शख्स हूँ, फ़र्द हूँ, फ़कीर सा। मैं मुसलमान हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं सिंधी हूँ, मैं उर्दू में शेर लिखता हूँ, मेरा कोई मसलक है, कोई मैंने किसी से मोहब्बत की होगी, मेरे बच्चे हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरे लोग, तो मेरा ख़्याल ये है कि मेरी शख्सियत की तमाम जिहतें जो हैं वो मेरे अशार में नज़र आनी चाहिए। आप जब मेरे घर में तशरीफ़ लाते हैं तो आप देखते हैं कि भाई मेरे घर में मसलन दरवाज़े पे फ़र्ज़ कीजिए बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है और फ़र्ज़ कीजिए हरम की तस्वीरें हैं या हरमैन की तस्वीरें हैं, ये किताबें रखी हुई हैं, तो आपको ये ख्याल हो जाएगा कि ये शनाख्त है इनकी, इनको पढ़ने लिखने से कोई, तो किताब पढ़कर आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि मेरा पर्सनैलिटी प्रोफाइल क्या है। सही। मेरी किताब को मेरी निशानदेही करनी चाहिए कि मैं किस तरह का आदमी हूँ, मेरी किताब से पता चलना चाहिए। तो मैंने जैसे यानी मजहबी, मैं एक गुनहगार आदमी हूँ लेकिन एक मजहबी आदमी हूँ। सही। अच्छा, वो मैंने अपने जो मसलक के और मज़हब के और जो मेरी तरजीहात हैं, जो शख्सियात हैं, उनके बारे में मैंने लिखा। मसलन नबी करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के बारे में लिखा और असहाब के बारे में लिखा, मैंने अहले बैत के बारे में लिखा और मुसलसल मैंने उनको रिलेट किया कॉन्टेम्प्रेरी सिचुएशन से भी। जैसे वाक़या करबला है, मेरे बारे में लिखा जाता है कि मैं तो उसका सबब यह है कि हमारे यहाँ आमरीत रही बहुत देर, तो हमने जुल्म के सामने मुज़ाहमत के लिए बाहर की अलामतों के बजाय अपनी अलामतें इस्तेमाल की। मसलन मैंने अबू ज़र ग़फ़ारी को इस्तेमाल किया, मसलन मैंने अलामत के तौर पर नक़ल किया, मैंने उसामा इब्न ज़ैद को नक़ल किया, मैंने हुज्र इब्न अली को नक़ल किया, मैंने वाक़यात करबला मुसलसल तसलसल के साथ अमीरुल मोमिनीन पर और सैयदुश शुहदा पे लिखा। और कोई ज़र्रा बराबर मुझे ये नहीं है कि भाई बाज़ लोग कहते हैं देखिए ये तो मजहबी वारदात लिख देते हैं। मैं ये कहता हूँ कि भाई मैं जब अपनी फ़र्ज़ कीजिए अपनी महबूबा के बारे में लिखता हूँ, सही फ़र्ज़ कीजिए कोई गज़ल, कोई शेर, कोई नज़म, अपनी मोहब्बत के बारे में लिखता हूँ, अपने ताल्लुक़ात के बारे में लिखता हूँ, अपने हालात और वारदात के बारे में लिखता हूँ, तो जो मेरी मजहबी वारदात है, जो मेरी रूहानी वारदात है, उसके बारे में क्यों नहीं, उसके बारे में मैं लिखने में क्यों झिझक महसूस करूँ, तामुल मुझे हो। चुनांचे मैंने सब लिखा। तो ये जो बाग़े गुले सुर्ख है, इसमें मुख्तसर सी किताब है, लेकिन मैंने उसका इल्तिज़ाम किया कि जो मेरी शख्सियत की जितनी जिहतें हैं वो इसमें नुमायाँ होनी चाहिए। जी हाँ, मेरी जो इंसानी जिहत है, ज़ाती
और वारदात भी है, आप कहिए जिसे आप कहिए कि भाई मामलात भी हैं, दुनिया भी है, और वैसे किसी के लिए कुछ लिखा भी सी, वो भी इसमें है, वो भी है इसमें वो भी है इसमें। और आखिर क्योंकि वक्त प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा, तो चाहूँगा कि एक तो ये कि कोई ऐसी ख्वाहिश जो इफ्तिखार आरिफ कहें, मैं गुजारिश करूँ तो मैं आपको एक नज़्म जो गज़ल, मैं गया हुआ था हज़रत शम्स तबरीज़ के मज़ार पर। अच्छा। तो आम तौर पर मैंने ज़ियारतों पे भी कुछ लिखा नहीं आम तौर पर, लेकिन मैं वहाँ गया तो वापसी पर लंबा सफ़र था। पहले खुई जाते हैं, खुई से तबरीज़ आते हैं, तबरीज़ से तेहरान आते हैं, तो हम लंबे सफ़र पे थे, हमने कुछ शेर लिखे, वो मैं आपको सुना। जी बिल्कुल सही। मियाने अरसे मौत व हयात रक़्स में है। अब हज़रत शम्स तबरीज़ का ताल्लुक़ जो है आप जानते हैं मौलाना जलालुद्दीन रूमी से, और उनके यहाँ रक़्स की एक रवायत है। बिल्कुल ऐसे। मियाने अरसे मौत व हयात रक़्स में है, अकेला मैं नहीं कुल कायनात रक़्स में है। अकेला मैं, मियाने अरसे मौत व हयात रक़्स में है, अकेला मैं नहीं कुल कायनात रक़्स में है। उताके कुंगरे अर्श के चराग़ की लौ, उताके कुंगरे अर्श के चराग़ की लौ, मेरी ज़मीं के फ़कीरों के साथ रक़्स में है। हर एक ज़र्रा हर एक पारे ज़मीन व ज़मान, हर एक ज़र्रा हर एक पारे ज़मीन व ज़मान, किसी के हुक्म पे दिन हो कि रात रक़्स में है। हर एक ज़र्रा हर एक पारे ज़मीन व ज़मान, किसी के हुक्म पे दिन हो कि रात रक़्स में है। हर एक ज़र्रा हर एक पारे ज़मीन व ज़मान, किसी के हुक्म पे दिन हो कि रात रक़्स में है। मजाल किसकी कि जुम्बिश करे रज़ा के बग़ैर, मजाल किसकी कि जुम्बिश करे रज़ा के बग़ैर, जो रक़्स में है इजाज़त के साथ रक़्स में है। इजाज़त के साथ रक़्स। मजाल किसकी कि जुम्बिश करे रज़ा के बग़ैर, जो रक़्स में है इजाज़त के साथ रक़्स में है। वो कौनिया हो कि बगदाद हो कि सेवन हो, ज़मीन अपने सितारों के साथ रक़्स में है। वो कौनिया हो कि बगदाद हो कि सेवन हो, ज़मीन अपने सितारों के साथ रक़्स में है। मैं अपने शम्स की आमद का मुंतज़िर था, मैं अपने शम्स की आमद का मुंतज़िर था, सो अब मेरे वजूद में रूमी की ज़ात रक़्स में है। मैं अपने शम्स की आमद का मुंतज़िर था, सो अब मेरे वजूद में रूमी की ज़ात रक़्स में है। मजाल किसकी कि जुम्बिश करे रज़ा के बग़ैर, जो रक़्स में है इजाज़त के साथ रक़्स में है। नाज़रीन, इस कमाल कलाम के ऊपर आज की नशिस्त का अख्तिताम करते हैं। खुश रहिए अपनों के साथ और ईद मनाएं। हमें इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।